नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जेपीएससी मेंस के इंडियन पॉलिटी के उन सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कभी ना कभी किसी दूसरे सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए हैं और जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो से किसको फायदा होगा और किसको देखना चाहिए, तो मैं बता दूं कि जितने भी लोग मेंस में पहली बार अपीयर कर रहे हैं उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, आप लोग इसको जरूर देखें। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे, किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ बॉक्स बनाना है और कहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को आपको करना है जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव लगें। उसके बाद जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि क्वेश्चन आपको पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने किया है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर उसको लाइक जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में रहेगा, यानी कहने का मतलब कि जिस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल उसी फॉर्म में। तो आप इसको देखिए और इस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करिए या इससे और बेहतर आप बनाइए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि आपको लिखना कितने वर्ड्स में है। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से बनाए गए क्वेश्चन का फॉर्मेट है यहाँ पर। तो 20 मार्क्स के लिए आप लगभग 350 वर्ड के बीच में आप लिखिए, ठीक है। 360-70 तक भी आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि आपके पास स्पेस लिमिटेड होगा और अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम कंज्यूम करेगा ही, साथ ही साथ पेज आपका ज़बरदस्ती कंज्यूम होगा और उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द प्रेसिडेंट्स पावर, राष्ट्रपति का जो शक्ति है उसको एग्जामिन करिए, परीक्षण करिए। इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123, यानी 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, उसके शक्तियों का परीक्षण करना है। ऑन विच कंडीशंस, किस शर्तों पर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है और उनकी सीमाएं क्या है अध्यादेश को जारी करने के लिए। प्रोमलगेशन का मतलब होता है डिक्लेयर करना, ठीक है। देखिए आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो आंसर राइटिंग फ्रेंड्स वैसे करना है कि आपको, देखिए आंसर राइटिंग में एक बात हमेशा याद रखिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया वही आप बताइए। ऐसा नहीं कि आप एक कीवर्ड कुछ भी पकड़ लीजिए कि प्रेसिडेंट का पावर और प्रेसिडेंट पावर पे पूरा कहानी आप सुनाते जाइए, लिखते जाइए, तो वैसे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बी वेरी स्पेसिफिक इन योर आंसर राइटिंग। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो स्पेसिफिक आपको काम करना है, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। देखिए आपको पता है कि पावर्स कितने हैं राष्ट्रपति को। एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 में वेस्टेड है राष्ट्रपति के पास, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो यहाँ पर है कि 7 पावर्स है, तो अब सातों पावर को डिफाइन नहीं करिए, बट आप सिंपली इस तरीके से बॉक्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में आप बना दीजिए, डायग्राम के फॉर्म में, कि आपको पता चले एग्जामिनर को कि हाँ इनको पावर के बारे में पता है कि 7 पावर है। 7 पावर आपने बना दिया। अब देखिए सारे को आप डिफाइन मत करिए, हम लोगों को लेजिस्लेटिव की तरफ जाना है, सीधे मूव कर दीजिए उधर, ठीक है। इससे आपका आंसर ब्रीफ लगेगा, टू द पॉइंट लगेगा और सही रहेगा, नंबर मार्क्स भी मिलेंगे। सर्कमस्टांसेस फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर, कब यानी किस परिस्थितियों पर अपनी शक्तियों को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोमलगेट ऑन एन ऑर्डिनेंस व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस कोएग्जिस्ट। ये तभी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं जब ये कंडीशंस रहेंगे। प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी सेशन जब एंड कर चुका है। प्रोरोगेशन का मतलब एंड होता है। व्हेन बोथ हाउसेज आर प्रोरोग्ड, मतलब सेशन एंड हो चुका है। ओनली वन हाउस इज इन सेशन, और अभी सिर्फ एक सेशन वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इन शर्तों पर प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। आपको बताऊंगा आगे, चलिए। अब देखिए इमीडिएट नेसेसिटी कब, मतलब कैसे आप लोग इसको ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं, कब करते हैं। तो वहां पर लिखा है कि इमीडिएट नेसेसिटी, इस तरीके से आपको लिखना है। और देखिए एक बात और समझिए, यहां पर आप यहां पर ब्लू पेन से लिखिए, ब्लैक से अंडरलाइन करिए और पेंसिल से आप उसको बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, और ज़्यादा कलर्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएट नेसेसिटी में क्या है, देखिए इट इज मीन्ड फॉर अनफॉरसीन सिचुएशन दैट कैनॉट वेट फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल्ड पार्लियामेंट्री सेशन और द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर अनफॉरसीन सिचुएशन आता है, यानी कुछ कैलामिटी आ गया, वॉर छिड़ गया, फिनेंशियल क्राइसिस कुछ अगर हो गया, उस केस में क्या करेंगे अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। आप तो वेट नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट फिर से सेशन में आएगा। आपको पता ही है कि 2 सेशन के बीच की जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है, 6 मंथ्स। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस में राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है 123 के तहत, यानी आर्टिकल 123 के तहत, कि वो वहां पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है। और ऐसा स्थिति अगर आ जाता है, आपको इमरजेंसी अगर आ जाता है, तो ये बात यहां लिखा है। और द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड, और उनको सेटिस्फैक्शन होगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में अब जो है
कोई ना कोई इमीडिएट एक्शन हमको लेना है। अब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सेटिस्फैक्शन कैसा होगा? सेटिस्फैक्शन कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, बल्कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है द प्रेसिडेंट मस्ट एनैक्ट इन अकॉर्डेंस विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी सेटिस्फैक्शन उनका पर्सनल नहीं होगा, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, समझिए। अब बोलता है कि ये जो पावर है, तो ऑब्वियसली अगर पावर है तो उसको चेक करने के लिए कुछ लिमिटेशंस भी होने चाहिए। तो क्या लिमिटेशंस हैं, ये सवाल में आपको पूछ रहा है। तो लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो लेजिस्लेटिव लिमिटेशंस है उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, ओनली ऑन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्स हैं उसमें 7वें शेड्यूल में लिस्ट के बारे में लिखा गया है। लिस्ट का मतलब क्या है? तो भाई किस सब्जेक्ट में कौन कानून बनाएगा, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर पुलिस है तो पुलिस के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट एजुकेशन का मामला है, कौन बनाएगा? तो कॉन्करेंट दोनों मिलकर बनाएगा। कुछ अगर मिलिट्री का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मामला है, कौन बनाएगा? तो यूनियन लिस्ट करेगा। तो इस तरीके से बस कौन कानून बनाएगा लिस्ट में वो एडेड है। तो यहां पर ये इसका लिमिटेशंस है, लेजिस्लेटिव लिमिटेशन ये है कि प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में ही जारी कर सकता है, स्टेट लिस्ट में नहीं करेगा। दैट्स इट, यही है सम। दूसरा कि ऑर्डिनेंस कैनॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में एन्यूमरेटेड है, तो कह रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जो जारी आप करेंगे, वो किसी भी प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटीड है पार्ट 3 में, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। ऐसा अध्यादेश आप जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिमिटेशंस है। मैंडेटरी टेबलिंग, मैंडेटरी टेबलिंग का मतलब समझिए। मैंडेटरी का मतलब क्या? जो एकदम जरूरी, नेसेसरी। और टेबलिंग का मतलब बस टेबल पे रखना। टेबल पे क्या रखना? तो टेबल पे प्लेट और ग्लास नहीं रखना, बल्कि पेपर को रखना, वो ऑर्डिनेंस को रखना जो कि आपने पास किया था जब अध्यादेश जारी किया था, जब सेशन में नहीं था पार्लियामेंट। तो ये है कि एवरी ऑर्डिनेंस इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग अ रिसेस। रिसेस का मतलब जब आप छुट्टी पे हैं, नहीं है, जब खाली है। तो एवरी ऑर्डिनेंस जो कि डिक्लेयर किया गया था रिसेस के टाइम पे, उसको टेबल करना है। कहां पर? तो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इमीडिएटली अपॉन इट्स रीअसेंबली। ठीक है, जब कुछ उस तरह का अनफॉर्सीन आपके साथ एडवर्स सिचुएशन था, आपने अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन अब जब रीअसेंबली हो रहा है, फिर सेशन में आ गया है पार्लियामेंट, तो आपको टेबल करना है बोथ हाउसेस के बिफोर। ठीक है, उसके बाद अगला लिमिटेशन देखिए क्या है, यहां पर दिख रहा है कि द 6 वीक डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है कि द ऑर्डिनेंस इज ऑटोमेटिकली सीज्ड। सीज का मतलब होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना, इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स एंड 6 वीक्स इज कंप्लीटेड। देखिए, राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी किया और अब पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबली हो गया, ये लोग सेशन में आ गए, और 6 सप्ताह तक अगर उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो वो जो ऑर्डिनेंस था दैट इज ऑटोमेटिकली सीज्ड, वो खत्म हो जाता है। देखिए, इतना ही सही है बात। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? लिमिटेशंस को देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है, नो डाउट पावर है, तो आप पर लिमिटेशंस भी जो कुछ हैं, तो वो आपको बताना था। ये क्वेश्चन की डिमांड था, मांग रहा था। अब देखिए, मोशन ऑफ डिसअप्रूवल बोलता है कि इफ बोथ द हाउसेस pass a resolution disapproving the ordinance before 6 weeks period, the ordinance ceases to that period। अब ये तो बात है कि पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर देता है उस ऑर्डिनेंस को, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लाइफ स्पैन बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम टाइम जो है 2 सेशन के बीच का, वो 6 महीने होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 85 बता रहा है। तो यहां पर लाइफ स्पैन के बारे में ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है ऑर्डिनेंस का, वो कितना है? 6 महीना 6 सप्ताह। 6 सप्ताह इसलिए है अधिक। देखिए, 6 महीना तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 सेशन के बीच का जो टाइम है वो 6 महीना, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा, अभी देखा आपने कि रीअसेंबली जब हो जाता है और उसके 6 सप्ताह तक, ठीक है, अगर उसको अप्रूवल नहीं मिलता है, तब वो सीज होता है, खत्म होता है। यानी उसका जो मैक्सिमम लाइफ पीरियड है, टाइम पीरियड जो है कि तब तक वो रह सकता है ऑर्डिनेंस, वो 6 महीना यानी 2 सेशन के बीच का समय और एडिशनल 6 सप्ताह। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। आप समझ रहे होंगे। अब आइए, पॉलिटी के किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप जुडिशियरी से जोड़कर, कुछ केस लॉज को जोड़कर अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वो फ्यूटाइल हो जाएगा आज के टाइम में। आप 2 केस लॉ, 3 केस लॉ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि 1 केस लॉ डालें, आप 2 बार 3 बार सब डाल सकते हैं। केस लॉ का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट होता है, हमारा हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर जो जजमेंट दिए जाते हैं उनको कोट करना पड़ता है संदर्भ के साथ।
यानी इस कंटेक्स्ट में अगर कोई जजमेंट अगर आया है तो वैसे जजमेंट को आप वहां पर कोट करो और आपको अवार्ड अच्छे मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आपको आंसर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज नॉट एन ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है। सेटिस्फैक्शन पर्सनल भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 74 सब क्लॉज 1 में साफ साफ वहां पर लिखा है कि द प्रेसिडेंट शैल एनैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी उनका खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं है कि इकलौते उनको अगर अच्छा लगा तो आप अध्यादेश जारी कर दिए, उनको एड एंड एडवाइस लेना पड़ेगा, ये बाइंडिंग है उनके ऊपर। चलिए, और यहां पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, और अब जो न्यायिक जो रिव्यू है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके लिए एक जजमेंट आया था, वो जजमेंट है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1970 में। यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेटिस्फैक्शन जो है राष्ट्रपति का वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब वो जानबूझकर कुछ अगर गलत कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिसबिहेवियर है, तो इस तरीके से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर प्रूव हो जाता है तो वो ऑर्डिनेंसेस जो है वो ऑर्डिनेंस जो है स्ट्रक डाउन किया जा सकता है बाय द कोर्ट, खत्म किया जा सकता है उसको। ठीक है, अब देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये क्या है यहाँ पर? तो एक बात समझिएगा, जब 38वां संविधान संशोधन हुआ था यानी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस समय ये कहा गया था कि ये जो ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर है राष्ट्रपति का, दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी, यानी जुडिशियल रिव्यू वहां पर संभव नहीं था। लेकिन ये जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके तहत 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो पावर था उसको डिलीट कर दिया गया और इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले आया गया। तो यही यहां पर कह रहा है, रिजल्टिंग टू रिव्यू दिस बाय द कोर्ट्स। जब आपने ये सब कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कंक्लूजन हमेशा ऐसा लिखिए जो डिबेट में नहीं पड़े, और अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक व्यू से, और कुछ अगर आप कर सकते हैं वे फॉरवर्ड तो आपको लिखना है। ठीक है, और दूसरा कि नंबर ऑफ वर्ड्स को हमेशा दिमाग में काउंट करें, क्योंकि ये आपके टाइम को भी कंज्यूम करेगा अगर आप ज़्यादा लिख दिए, और आपके पेपर को भी वो भर देगा, फिल कर देगा। चलिए, द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेज इज एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटी टू ओवरकम एनी एडवर्स सिचुएशन व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फैसिलिटी दिया गया हमारे संविधान में। जब हमारा सेशन नहीं है, कुछ उस तरीके की घटना होती है, कुछ एडवर्स सिचुएशन आता है, तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और अगर स्ट्रिक्ट लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस है ऑर्डिनेंसेस पे, वो क्या है, ये प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूटिव को। देखिए, समझिएगा इस सेंटेंस का मतलब। आपको पता है ना कि राष्ट्रपति एड और एडवाइस किससे ले रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पावर है, तो इसमें एक लिमिटेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो अंतरिम लेजिस्लेटिव पावर जो देख रहे हैं, उस समय कुछ अध्यादेश जारी आप कर दिए उसी को अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं किसी भी एक तरफ मतलब कोई एक पार्टी के हित में या एक पार्टी के आइडियोलॉजी से, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए ये जो लिमिटेशंस है वो इम्पोज किया गया है। देखिए, द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन इम्पोज ऑन ऑर्डिनेंसेस प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव, ये बचाता है एग्जीक्यूटिव को फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द इट्स इंटरिम लेजिस्लेटिव पावर, जो आपने उस समय इशू किया था, टू सबवर्ट डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बनाए रखेगा और पार्लियामेंट्री को इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, क्यों? देखिए, एज इवन दो द ऑर्डिनेंस इज इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, द डिसीजन इंटायरली रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए, नो डाउट ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किया जाता है, अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है, लेकिन जो विल है वो इंटायरली किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि आपको मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए ये कह रहा है कि भाई आपने तो किया जरूर जारी, लेकिन ये जो असली विल है वो किसका है? तो वो एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये खत्म हो गया, कि जिसमें कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट के पावर को एग्जामिन किया टू इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123, और किस कंडीशंस पे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है पावर, और क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको मार्क्स ठीक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चंस मान लीजिए यहाँ पर 20 मार्क्स का अगर आ जाता है कि आपको 20 नंबर का, सॉरी 20 मार्क्स के लिए तो मैंने बताया ही, अगर ये 40 मार्क्स का आ जाता है, 32 मार्क्स का आ जाता है, तो इसमें आपको और बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। आप कहाँ बढ़ा सकते हैं? तो जैसे 7 पावर्स के बारे में आपको बताया गया, तो उन 7 पावर्स को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए, 7 पावर्स को, तो थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, और डेफिनेटली आपको ये जो वर्ड लिमिट है वो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 32 नंबर का आता है, उसमें क्या कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर को आप थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, उसको अच्छे से डिफाइन आप करके दिखाइए क्या है नहीं है, तो आपको बिल्कुल सही रहेगा। उसमें आप और डिफाइन में क्या कर सकते हैं, तो ये जो पावर है कहाँ से आपने बोरो किया है, तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है,
केस लॉज जो है वो जरूर आप 1-2 और बढ़ा दें, वो और आपके लिए बेहतरी होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन में मैंने आपको एक केस लॉ दिया, लेकिन अगर 32 और 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप 2-3 केस लॉ डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर के लिए भी वो नंबर देने के लिए उनके पास भी जगह बचेगा, ठीक है, कि आपको वो नंबर प्रोवाइड कर सके। अब देखिए, ये जो आप लोग ऐसे करते हैं ना, देखिए ये जो पॉइंट हम लोग ऐसे लिखते हैं 1, 2, ठीक है, या ए लिखते हैं या बी लिखते हैं इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से ये राउंड शेप में इस तरीके से आप बना सकते हैं बुलेट पॉइंट, ठीक है। बोर्ड पर कितना अच्छा लग रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप कॉपी में इसको लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लगता है और डेफिनेटली आपके पॉइंट्स को ये हाईलाइट करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और ये सीरीज पॉलिटी का सीरीज होगा, जहां पर आपको पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, और आप मान के चलिए कि आपके जेपीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको जरूर देख लें एक बार और इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगला वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगले दिन नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।